वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 8 ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म। लेक्चर नंबर 1 में हमने जब इसे मैग्नेटिक मटेरियल्स की टाइप्स पढ़ी थी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक भी वहाँ पे पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने छोटा सा उसका इंट्रो देखा था। आज हमने जो टॉपिक करना है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में फेरोमैग्नेटिज्म की हर एक चीज़ इसमें डिस्कस की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हमने एक एक बात को डिटेल में डिस्कस किया, तो आप लोगों ने लेक्चर को गौर से सुनना है और मैंने हर एक बात को साथ साथ लिख दिया ताकि बुक से पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और जब आप बुक से पढ़ो भी तो आपको सारी बातें समझ भी आ जाए और आप लोगों को सारा कुछ जो मैं बोलूँगी सारी वर्डिंग इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है ताकि समझने में आसान रहे, तब ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर नंबर 1 में जब हमने देखा था तो हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी मैग्नेटाइजेशन की, जो हमने कहा था कि हमारे पास एक पैरामैग्नेट होता है, डायमैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेट होता है। पैरामैग्नेटिक में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उसमें रैंडम मोशन होती है। सेम इसी तरह डाय में भी और फेरो में भी रैंडम मोशन थी जब हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की थी। जब हम बाद में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो तब हमने देखा कि हमारे पास जब पैरामैग्नेटिज्म होता है, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसी डायरेक्शन में अंदर डायपोल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो डायपोल्स ने भी इसी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं रहा ना, क्योंकि अब ये सारे के अब ये कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे के इफेक्ट को। लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में मैं भी नहीं पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे ये क्या, और उसके बाद हमने डाय में देखा क्या कि अगर जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी डायपोल्स जो है उनकी अलाइनमेंट हो जाती है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था कि वो सेम जिस तरह पैरामैग्नेटिज्म में था उसी तरह इसमें भी था, लेकिन इसमें कंप्लीट होते हैं, इसमें थोड़े से टिल्टेड थे क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी थी। और अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 जाके सबसे पहले देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करने के बाद रिमूव कर देते हैं, जैसे ही हमने रिमूव की अगेन जैसे पहले रैंडम मोशन में थे उस तरह से हो जाते हैं और इनकी मैग्नेटाइजेशन अगेन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अगेन फिर डाई में भी सेम इसी तरह था, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा मटेरियल था जिसमें आपके पास जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया तब भी उसने अपने आप जो उसके अंदर डायपोल्स थे उन्होंने उसी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज रखा जिसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करने के बाद उन्होंने अरेंज किया था। तो मैग्नेटाइजेशन इसमें ज़ीरो नहीं होती। ये हमने इंट्रो लिया था फेरोमैग्नेटिज्म का, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल में स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसका सारा मतलब वही है। रिपेल्ड वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिपेल्ड वर्ड यूज़ किया है। और डू नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को जो रिमूव कर देते हो तो इनमें मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसमें क्या है पैरामैग्नेटिक में ये, क्योंकि ये जिस फील्ड में जिस तरह आप जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है कि ये हमारे पास अट्रैक्टेड होते हैं और आपके पास, लेकिन ये भी अपने आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही आप रिमूव करोगे एक्सटर्नल फील्ड तो ये भी अपने आप को उसी तरह रैंडम मोशन में अरेंज कर लेंगे। आगे मैंने लिखा भी है कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज़ रिमूव्ड। ओके, मैग्नेटाइजेशन जो होती है इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। यही प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर डाई के लिए यूज़ हो रहा है तो डायमैग्नेटिज्म। सेम इसके लिए आप खुद लिख लीजिएगा। अब हम फेरो की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, वो मटेरियल जिसमें हमारे पास स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें ये पूरे के पूरे स्ट्रांगली मतलब पूरे उस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जबकि पैरा में अगर देखो तो थोड़े से टिल्टेड होते हैं, इसमें भी टिल्टेड होते हैं क्योंकि इनके पास कोई थर्मल एनर्जीज होते हैं, इसमें स्ट्रांगली होते हैं, इसलिए वर्ड यहाँ पे स्ट्रांगली आया है। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई की उसी डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ओके, फिर अगेन लिखा है कि इसमें मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की होती है और ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है। अब पैरामैग्नेटिज्म में भी क्या हुआ है कि डायरेक्शन मतलब अगर आप पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को देखो तो समाव हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में डायरेक्शन जो है वो डायपोल की अलाइनमेंट जो हुई है वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हुई है।
अब ये डिफरेंट किस तरह से है, तो हमने इनका डिफरेंस देखना। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। पहला डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में दोनों में डाइपोल्स जो एसोसिएटेड, जो हमारे पास डाइपोल्स होते हैं वो आपके पास स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये आ जाता है, बट इन पैरामैग्नेटिज्म में नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन होती है और फेरोमैग्नेटिज्म में आपके पास इंटरेक्टिंग स्पिन आती है। तो ये आपके पास पहला डिफरेंस आ गया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं दी तो आप लोग दे दीजिएगा। फिर उसके बाद जो अगला नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेकेंड डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ना है तो हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे। हम इसको जो फेरोमैग्नेटिज्म था उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे। तो यहाँ पे एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मैंने हेडिंग दे दी। उसके बाद लिखा कि इफ़ वी मैग्नीफाई अ पीस ऑफ आयरन, ओके, आयरन किसकी एग्जाम्पल है, फेरोमैग्नेटिज्म की। तो अगर आप एक पीस ऑफ आयरन या फिर फेरोमैग्नेटिज्म को मैग्नीफाई करो और साथ साथ पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म को भी देखो और सी द इंडिविजुअल डाइपोल्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल डाइपोल्स का मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनको जूम करके देखेंगे, पहला क्या होगा कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और थर्ड हम देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया उसको रिमूव कर देंगे तब क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक बना लिया, मटेरियल बना लिया, और एक मेरे पास क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना लिया। अब मैंने क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल डाइपोल, ठीक है, सी इंडिविजुअल डाइपोल्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले हमने हर एक इंडिविजुअल डाइपोल पे रख के देखना है ना। तो यहाँ पे अगर हमने एक माइक्रोस्कोप को देखा, इस पोर्शन में देखा, तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या आते थे, जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं की तो रैंडम अलाइनमेंट होगी डाइपोल्स की। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, रैंडम अलाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। इतने पोर्शन में देखा तो हमें रैंडम मिली, डाइपोल्स जो है उन्होंने अपने आप को रैंडम अरेंज किया। फिर मैंने इस पोर्शन में देखा, हर एक पोर्शन पे मैं देखूंगी तो मुझे रैंडम ही मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक पोर्शन में मैंने रख के देखा, तो जब मेरे पास जब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई नहीं की थी, तब आपके पास क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है। इसी तरह हम फेरोमैग्नेटिज्म में देखेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म में जब मैंने इतने से पोर्शन में देखा तो मुझे यहाँ पे जो डाइपोल्स इतने हिस्से में मिले वो इस तरह से मिले, ठीक है। सबकी अरेंजमेंट जो थी वो रैंडम नहीं थी, ऑर्डर्ड थी इस हिस्से में। लेकिन जैसे ही इस हिस्से में देखा तो अब इसमें कोई और होगी। अब जैसे इसमें ये थी तो इसमें ये हो सकती है, ठीक है। सेम इस पोर्शन में देखेंगे तो मुझे इसमें फॉर एग्जांपल ये मिली, ठीक है। अब ये मैं डिफरेंट ड्रॉस कर लेती हूँ, ठीक है। अब बुक पे सेम क्वेश्चन है कि अगर ये इतनी अरेंजमेंट, अगर आप इतने हिस्से में देखो तो आप कह सकते हो कि इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो नहीं है। अरेंजमेंट जो है ये मैग्नेटाइज है, इतना हिस्सा जो है वो मैग्नेटाइज। सेम इसी तरह, तो अगर ये इतना पोर्शन मैग्नेटाइज है तो एक अगर कील है, ठीक है, तो उस कील को दूसरी कील के पास अगर आप लेके जाते तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, जबकि वो तो मैग्नेटाइज्ड है ना, मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो मतलब मैग्नेटाइज, आयरन है, फेरोमैग्नेटिज्म है ना, तो आयरन है तो उसको तो मैग्नेटाइज्ड है तो उसको तो अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। तो उसका आंसर ये है, इसमें हमारे पास हर एक पोर्शन में डाइपोल्स की अरेंजमेंट देखो मैग्नेटाइज है, लेकिन इस पोर्शन में कोई और अरेंजमेंट है, इसमें कोई और है, इसमें कोई और है। तो अगर मैं पूरे सब्सटेंस को ओवरऑल लूँ तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके ज़ीरो ही देता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और जो ये वॉल्स जो इनको सेपरेट कर रही हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन्स, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या है, डोमेन बाउंड्रीज। ये इतना सा ये जो पैच है ना, जिस पैच में ये सेम है, जिस पैच में ये सेम है डाइपोल्स की अरेंजमेंट, ये हमारे पास क्या है, ये पैच डोमेन है। और जो ये
जो ये वॉल्स हैं, ये हमारे पास, ये बाउंड्रीज़ जो है, ये हमारे पास क्या है, डोमेन बाउंड्रीज़ है। तो आप लिख सकते हो कि पैच आपके पास क्या है, डोमेन, और दूसरी जो आपके पास है डोमेन बाउंड्रीज़ है। मैंने आगे लिखवाया भी है। अब हमने जो अपने पीछे डायग्राम बनाई है, उसमें वही बातें आप लोगों ने लिखनी है कि पैरामैग्नेटिक में हमने देखा कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अलाइनमेंट ऑफ डायपोल्स आर इन रैंडम, दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, नेट डायपोल मूवमेंट आपके पास क्या है, जीरो, मीन्स एम जीरो है, मैग्नेटाइजेशन नहीं है, नेट डायपोल मूवमेंट क्या है, जीरो है। फेरोमैग्नेटिक पे उसके बाद आते हैं। फेरोमैग्नेटिक में स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक रीजन में डायपोल मूवमेंट ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज किया हुआ है। ठीक है। अलाइनमेंट जो है वो आपके पास जो अलाइनमेंट है वो स्मॉल पैचेस में है, और वो पैच, एक पैच अगर आप लो तो वो आपके पास डोमेन है, और जो उनकी बाउंड्रीज जो हैं, जो जिस पैचेस को उन एक दूसरे से सेपरेट किया है, वो आपके पास क्या होती हैं, डोमेन बाउंड्रीज होती हैं। हर एक डोमेन में, वहाँ तो मैंने कम बनाए हुए हैं ना, तो लेकिन हर डोमेन में बिलियंस ऑफ डायपोल्स हैं। अब हर पैच में जो बिलियंस ऑफ डायपोल्स हैं, वो एक दूसरे के पूरे सिस्टम में देखो तो रेंडमली ओरिएंटेड है ना, तो वो अगर एज अ होल आप देखो तो वो कैंसिल कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन जो है जीरो। अगर आंसर आ जाए कि अगर कोई भी आयरन है तो वो दो आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, तो उसका आंसर पूरा ये है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल, क्योंकि हर एक पैच में जो डोमेन्स है वो रेंडमली ओरिएंटेड है पूरे सिस्टम में। अगर आप देखो ना, सिस्टम में अगर आप देख रहे हो तो इसमें हर एक में क्या है, हर एक पैच में डायपोल्स डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज है। तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को फैक्टर कैंसिल करते हैं, और आपके पास डायपोल मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो ही आती है। नेक्स्ट आपके पास केस क्या है कि जब आपने फील्ड को अप्लाई करना है, व्हेन फील्ड इज अप्लाइड। उसके भी आगे से दो केसेस हैं, एक तो वीक एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करोगे, एक आप स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि वीक एक्सटर्नल फील्ड। वीक एक्सटर्नल फील्ड में आपके पास कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगी डायपोल्स की। फेरो में इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होती है ना, तो इसमें इन द डायरेक्शन होगी लेकिन नो कम्प्लीटली अलाइनमेंट। अब किस तरह से वो आगे से देखते हैं। अब पैरामैग्नेटिज्म मैंने इधर नहीं बनाया क्योंकि उसका आपको पता है कि डायरेक्शन इन द होती है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम फेरोमैग्नेटिक सिर्फ लिया, उसमें सबसे पहले हमने बनाया कि जब फील्ड अप्लाई नहीं की, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं की तो आपके पास डायपोल्स जो हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हुए हैं, ठीक है, रेंडमली डायरेक्शंस में। जैसे ही फील्ड अप्लाई की लेकिन वीक है, एच क्योंकि हम बी नहीं अप्लाई करते लैब में, एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग, एक्सपेरिमेंट में आप एच अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आपने वीक अप्लाई की, तो जब वीक अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी रीज़न लिखे, लेकिन सबसे पहले समझ लो कि डायपोल्स जो होंगे, क्योंकि हमने इतनी वीक दी है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है सिर्फ वही अपने आप, जैसे ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसके लिए पॉसिबल है कि ये अपने आप को थोड़ा सा रोटेट करे और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज कर ले। जैसे ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए पूरा अपने आप को 180 रोटेट करके इसमें आना इम्पॉसिबल है ही वीक। इसके लिए भी इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट कर सकता है सिर्फ ये, और ये इसके लिए भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा कि जैसे ही आप वीक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, तो जैसे डायपोल्स को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। ये हम लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक पढ़ा है कि जब डायपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। और टॉर्क क्या कितनी है, N = m × p। अब इसमें सारे जो डायपोल्स हैं वो हर एक पे ये है, ये है, ये है, ये सारों पे क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टॉर्क किस पे लगेगी, बट एज एक्सटर्नल फील्ड वीक है, सो ओनली डेट डायपोल एक्सपीरियंसेस अ मोर टॉर्क विच इज़ ऑलमोस्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो टॉर्क सिर्फ उन्हीं को रोटेट करवा सकेगी पूरा, जो कि ऑलमोस्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि ये और ये। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की तो इनके डायपोल्स के ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। टॉर्क इसको रोटेट करवाएगी। अब टॉर्क उनको पूरा रोटेट करवा देगी, जो कि इन ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क ने इनको रोटेट करवाया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम इसी तरह इसको भी, ये भी ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगेगी इसके ऊपर भी। अब जो ये है, इसको इस थोड़ा सा रोटेट करवा सकेगी, सिर्फ ये सीधा, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करवा सकेगी, कंप्लीट नहीं करवा पाएगी क्योंकि वीक है। सेम इसी तरह ये है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह कर सकती है,
इसको थोड़ा सा टिल्ट कर सकती है, इस वाले को और इसको भी। ठीक है, अब उसके बाद जब रोटेशन हो गई तो रोटेशन के बाद जो सेम हो गए हैं उनके दरमियान की बाउंड्री वॉल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों सेम हो गए, इनके दरमियान अब बाउंड्री वॉल नहीं आएगी, बाकियों पे आ जाएगी। तो अगर आप देखो पहले डोमेन्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, इसकी डोमेन्स कितनी थी, 6 डोमेन। अब इसकी काउंट करो, 1 2 3 4 5, अब इसकी कितनी हो गई, 5 डोमेन्स। Now after rotation, now the dipoles that are in same direction, the boundary wall between them vanishes and they merge within each other. तो उनको मैंने merge कर दिया। अब जब हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपके पास फुल अलाइनमेंट हो जाएगी। फुल अलाइनमेंट होगी तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे और आपके पास पूरी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, जबकि पिछले में मैग्नेटाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि अभी भी रैंडमली अरेंजमेंट थी। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो सारे के सारे अपने आप को इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, जब सारे एक डायरेक्शन में तो बाउंड्री वॉल एक भी नहीं होगी, बाउंड्री वॉल वेनिशेस हो जाएगी और आपके पास सारे जो हैं वो इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो चुके हैं। अब आपके पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, मीन्स के मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन स्टार्ट अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एज, ऑल बाउंड्रीज रिमूव, मटेरियल इज कम्प्लीटली मैग्नेटाइज्ड। अब ये कम्प्लीटली क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। अब इसके अलावा अगर आप फर्दर इंक्रीज़ करो, अब एच को और इंक्रीज़ करो तो अब कोई अलाइनमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट अलाइनमेंट है। तो ये इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट, और इसको सैचुरेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। अब थर्ड केस है कि आपने रिमूव कर देना है एक्सटर्नल फील्ड को। जब आप रिमूव कर दोगे एक्सटर्नल फील्ड को तो सिर्फ कुछ डोमेन्स कुछ ऐसे होंगे जो कि अपनी जो पहली रैंडमली ओरिएंटेड शेप थी, पहली थी उनकी, उसमें आ जाएंगे। सब नहीं आएंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं होती, तब भी मटेरियल क्या है, परमानेंट मैग्नेट ही है, अगर आप रिमूव कर दो तब भी। ठीक है, तो कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो अपने आप को रैंडमली ओरिएंट एग्जैक्ट वैसी शेप नहीं बन सकती जैसे मैंने पहले बनाई है। तो बस आप ये समझ लो कि कुछ ऐसे होंगे जो अपनी रैंडमली ओरिएंटेड शेप में आएंगे, लेकिन सारे नहीं आएंगे, तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं होगी। और अगर आप रिमूव कर दो तब भी ये क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट ही। उसके बाद हमने हिस्टैरिसीस लूप पढ़ना है। उसके लिए आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक रेंच है, लेकिन रेंच नहीं, मैंने यहाँ पे एक कॉइल बना दी है जो कि ईजी होगा। कॉइल है और उसके एक वायर है और वो इसके गिर के आगे रैप हुई हुई इस तरह से कि एक सोलेनाइड बन जाए, और इसमें से करंट पास कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, और बैटरीज के साथ कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, अब करंट पास करेगा क्योंकि इसके साथ बैटरी अटैच हुई हुई है। अब जैसे ही करंट पास करेगा तो वो इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एम और आई से। अब यहाँ पे एम और आई, इनिशियली जब हमारे पास करंट क्या था, ज़ीरो था, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या थी, ज़ीरो थी। जब आप करंट को इंक्रीज़ करते जाओगे तो फील्ड इंक्रीज़ करे, करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि अभी हमने कहा कि प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप करंट को इंक्रीज़ करोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगी तो डोमेन की जो बाउंड्री, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, डोमेन बाउंड्रीज बनेंगी और आपके पास मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल, अगर आप याद रखो कि जब आप इंक्रीज़ करोगे करंट को, करंट के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, फील्ड कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आएगी तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और ये इतनी इंक्रीज़ करेगी अनटिल यू रीच एट अ सैचुरेशन पॉइंट, जब तक आप एक सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं जा सकते। उसके बाद आप करंट अगर इंक्रीज़ भी करते रहो तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे सारे के सारे डायपोल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया होगा, अलाइन कर लिया होगा। फर्दर इंक्रीज इन आई हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे कि जब आपने यहाँ पे करंट को इंक्रीज़, करंट और एम के दरमियान है। अब मुझे क्या करना है, करंट को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आप लोगों ने काउंटिंग्स वगैरह नहीं बनानी तो आप सिंपल भी इसको रिमूव करके सिंपल ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बस इसको छोड़ो, आप यहाँ तक समझो कि जब आपने करंट को इंक्रीज़ करना है तो करंट को इंक्रीज़ किया, मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़।
ठीक है, करंट इंक्रीज़ के मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे करंट को इंक्रीज़ करने से मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ नहीं होगी, और उस पॉइंट को क्या नेम दिया, सेचुरेशन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इधर सेचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके सारे रीज़न क्या है कि ए से बी तक ये सारी रीज़न है कि करंट पहले ज़ीरो थी, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो थी, करंट इंक्रीज़ किया तो आपके पास फील्ड इंक्रीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करने से मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ की, लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट के बाद सारे डायपोल्स अलाइन हो गए, फर्दर इंक्रीज इन आई हैज़ नो इफेक्ट ऑन हिम। और ये समरी है कि ए पे करंट क्या था, ज़ीरो था, इनिशियली करंट ज़ीरो था, मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो थी, और पॉइंट बी पे करंट जो है वो मैक्सिमम हो चुके हैं, तो आपके पास एम बी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, करंट आप आगे और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो मैक्सिमम हो चुकी है मैग्नेटाइजेशन, और आपके पास सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये इसकी समरी और ऊपर सारी डिटेल। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, करंट को कम करना है, रिड्यूस करना है। नाउ रिड्यूसेस द करंट, मैं करंट को कम कर रही हूँ तो आप देखो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक पॉइंट जब करंट मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, जब मैंने अपने आप करंट को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई, और इस पॉइंट को नेम दे दिया सी। ठीक है, नाउ इफ वी स्टार्ट टू रिड्यूस द करंट देन एम हैव टू डिक्रीजेस, सो एम डिक्रीजेस। पहले करंट डिक्रीज़ किया मैंने तो मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज़ हुई, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्शियल रिटर्न टू रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स, क्योंकि जब आप करंट को ज़ीरो कर रहे हो तो आपके पास कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनल जो वो रैंडमली पहले शेप में थे ना, उसी शेप में वापस जा रहे हैं, तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, ज़ीरो होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही करंट ज़ीरो होता है तो मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। अब वो ज़ीरो क्यों नहीं होती, उसकी भी रीज़न है कि सारे के सारे डायपोल्स अपने रैंडमली शेप में नहीं जाते, कुछ जाते हैं, तो इसीलिए व्हेन करंट इज़ ऑफ देयर इज़ सम मैग्नेटाइजेशन, कुछ मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे रह जाती है, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि इट बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। और पॉइंट सी पे मैंने यहाँ पे समरी लिखी कि करंट ज़ीरो हो गया, तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई। अब अगर आप, ये मैंने साथ इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो पॉजिटिव है, याद रखना है, आगे इसका पता होना ज़रूरी है। नाउ अब सी से डी क्या है कि मुझे अब क्या करना है, इस मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करना है। तो इस मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करने के लिए मुझे अपनी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अगर कॉइल में सबसे पहले डायरेक्शन करंट की क्या थी, इस तरह से थी ना, अपवर्ड जा रही थी, तो अब वो जो कॉइल बनाई थी उसमें करंट की डायरेक्शन को क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, उसका रिवर्स कर देना है। तो करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, करंट को इंक्रीज़ करना है, लेकिन अब वो क्या होगी, नेगेटिव करंट हो चुकी है, तो नेगेटिव ही इंक्रीज़ करेगी। तो मैं यहाँ से जब करंट को इंक्रीज़ करूँगी, करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ कर रही है, सही है, साथ में मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे क्या हो गई है, ज़ीरो हो गया। मुझे जब मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो बनाने के लिए, मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करने के लिए आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो कॉइल पे आपने ली थी उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया। ठीक है, जैसे ही रिवर्स करेंगे तो अब आपने करंट को इंक्रीज़ करना है। नाउ व्हेन वी इंक्रीज आई, जो कि नेगेटिवली है, तो एम डिक्रीजेज हो जाएगी। अब समरीज की क्या है कि एट पॉइंट, और इस पॉइंट को नेम दे दो आप डी। तो एट डी पे क्या है, करंट नेगेटिव है और मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो चुकी है। अब डी से ई तक जाना है। डी से ई क्या है कि अब मैं नेगेटिव करंट को इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, अब जैसे और मैं अगर इस नेगेटिव करंट को इंक्रीज़ करूँगी, आई जो है वो नेगेटिव है, इंक्रीज़ करूँगी तो एम क्या करेगा, और इंक्रीज़ कर जाएगा। नाउ इफ यू स्टिल इंक्रीजेज द आई, लेकिन जब आप और करंट को इंक्रीज़ करोगे तो एक पॉइंट आएगा सेचुरेशन पॉइंट के आई मैक्सिमम हो चुका होगा, जैसे फर्स्ट वाला केस था सेम उसी तरह है। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा करंट क्या है, नेगेटिव है, और आपके पास एम जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इस एक्सिस में हो रहा है।
तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे करंट को इंक्रीज़ किया, ठीक है, इंक्रीज़ किया तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या हुई, इंक्रीज़। लेकिन एक पॉइंट तक, जो कि पॉइंट में ई मार्क कर रही हूँ, ई पॉइंट पे क्या हो गया, एम जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है। अब फर्दर करंट इंक्रीज़ करूँगी तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही। ये पॉइंट क्या है, सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैंने सेचुरेशन पॉइंट कह दिया। और इसकी समरी क्या है कि अब इस पर करंट जो है वो नेगेटिव है और एम जो है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। एम जो है मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर भी आपने गौर करना है कि एम जो है वो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एम जो है वो नेगेटिव है और सेचुरेशन पॉइंट है। अब मुझे नेगेटिव करंट जो थी उसको, जैसे पॉजिटिव करंट को मैंने क्या किया था, कम किया था, डिक्रीज़ किया था, तो अब मैं इसको नेगेटिव करंट को भी क्या करूँगी, डिक्रीज़ करना शुरू करूँगी। तो मैं जैसे ही यहाँ से इसको डिक्रीज़ करना शुरू करूँगी तो मेरे पास मैग्नेटाइजेशन भी कम होती जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको करंट को ज़ीरो किया तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई। इस स्टेज पे इस पॉइंट को मैंने एफ़ मार्क कर दिया और इसको कह दिया कि यहाँ पे ये क्या हो चुका है, परमानेंट मैग्नेट हो चुका है। तो ई से एफ तक क्या है ना, फिर स्टार्ट टू रिड्यूस नेगेटिवली करंट, तो एम डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब करंट ऑफ हो गया, करंट ज़ीरो हो गया, तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई, तो इट बिकम परमानेंट मैग्नेट। और समरी क्या है कि एट एफ पॉइंट पे आई जो है वो ज़ीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई और वो आपके पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर भी एम क्या है, नेगेटिव है। अब परमानेंट मैग्नेट एट एफ पे भी हुआ है और परमानेंट मैग्नेट एट पॉइंट सी पे भी हुआ था, जिसमें एक में मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव थी, एक में मैग्नेटाइजेशन क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। एट सी पॉइंट पे भी परमानेंट मैग्नेट हुआ था और एफ पे भी परमानेंट मैग्नेट हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बात लिखवा दी कि बिहेवियर जो है परमानेंट मैग्नेट का जो सी पे था और जो बिहेवियर है परमानेंट मैग्नेट का एट पॉइंट एफ पे, वो डिफरेंट है, क्योंकि सी पे मैग्नेटाइजेशन आपके पास पॉजिटिव थी और एफ पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन क्या है, नेगेटिव है। तो इनके बिहेवियर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब अगेन मुझे मैग्नेटाइजेशन को अगेन ज़ीरो करना है। जैसे पहले मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो किया था तो करंट को नेगेटिव साइड पर इंक्रीज़ करवाया था, रिवर्स करवा के। अब मुझे अगेन मैग्नेटाइजेशन क्या करनी है, ज़ीरो करनी है। तो मैं करंट को अगेन पॉजिटिव पे क्या कर दूंगी, इंक्रीज़, मतलब अगेन इससे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और इस पॉइंट को आप नेम दे दो जी पे, जी। तो जी पे करंट को अगेन मैं पॉजिटिव कर दूंगी, अगेन डायरेक्शन नेगेटिव की, क्योंकि मुझे मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो करनी है। अभी जो कर्व मेरे पास आई है ये आपके पास क्या होती है, हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व, ये जो आपके पास कर्व है, ठीक है। अब हमने जो ग्राफ बनाया वो एम और आई से बनाया है, ठीक है, लेकिन हम एम और आई के दरमियान ग्राफ नहीं प्लॉट करते, हम उसको प्रेफर नहीं करते, हम बल्कि प्लॉट करते हैं बी और एच में, ठीक है, बजाय इसके कि एम और आई के वर्सेस से बनाए। तो उसका क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो हमने कॉइल ली थी, या तो आप इसको याद कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास म्यू नॉट एन आई होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ठीक है। उस जो आपके पास कॉइल आपने बनाई थी ना, जो सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रही थी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि वो सोलेनोइड की तरह एक्ट करी। या ये याद कर लो, या इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि अगर आपके पास कॉइल सोलेनोइड है तो उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स के हैं, एच इज इक्वल्स टू एन आई। लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि आप लोग सोलेनोइड का केस पढ़ के आए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से बी बाय म्यू नॉट किसके इक्वल होता है, एच के, तो एच इज इक्वल टू एन आई। एंड आप समझ लो कि कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप यहाँ पे आई की जगह क्या लिख सकते हो, एच, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच और आई इन दोनों का एक्सचेंज कर सकती हूँ। फिर उसी तरह बी जो होता है म्यू नॉट एम प्लस एच है। अब आपके पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा है, लार्ज है एज़ कम्पेयर टू एच, तो एच आपके पास क्या है, वीक है। जब एच आपके पास वीक होगा तो आप इसको ज़ीरो पुट कर सकते हो। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, म्यू नॉट आप कोई भी कॉन्स्टेंट कंसीडर कर लो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो आप यहाँ पे एम की जगह क्या बी पे प्लॉट कर सकते हो। अब बी जो है यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला होता है, एच का टेस्ला नहीं होता। तो एच के यूनिट को टेस्ला बनाने के लिए मुझे उसके साथ म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है कि यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, सो टू मेक यूनिट टेस्ला ऑफ एच वी मल्टीप्लाई इट विद म्यू नॉट। तो हमने जब ग्राफ बनाना है तो वो किसके, वही सेम ग्राफ कॉपी पेस्ट कर लेना अपने, इस तरह से बना लेना इस पे। और लेकिन अब आपके पास क्या आ जाएगा, बी बाय म्यू नॉट एच आ जाएगा। इन दोनों के वर्सेस आपने ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिज्म। क्या होता है
जब आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उसमें आपके पास ऐसे ऐसे बाउंड्री वॉल्स थी और इस तरह से डायपोल्स अरेंज हुए हुए थे, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब इसमें क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आपके पास डायपोल जो मूवमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं वो उनके अलाइनमेंट्स को ब्रेक कर देती है और उनको, ठीक है, इस तरह से थर्मल एनर्जी का ये काम होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म के केस में हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 770 सेल्सियस है, ठीक है। ये टेम्परेचर अगर आप दोगे तो अब आपके बॉन्ड्स जो हैं, डायपोल्स जो हैं, उनकी अरेंजमेंट टूटेंगी। अगर आप 760 भी देते हो, मतलब अगर आप 770 से कम दोगे तो आपकी जो बॉन्ड्स की अलाइनमेंट है वो नहीं टूटेगी, ठीक है। इवन कि अगर आप 760 भी दे दो तब भी वो नहीं टूटेगी जब तक आप उसको 770 नहीं दोगे। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आयरन, तो आप कंसीडर कर लो कि आयरन की अरेंजमेंट है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी अरेंजमेंट है। आप 760 दो, 750, 40 कुछ भी दे दो, ये नहीं टूटेगा। 760 इतना करीब है 770 के तब भी नहीं, 765 दे दो तब भी नहीं टूटेगा। जैसे ही आप इसको 770 सेल्सियस देते हो तो इसके ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं टूट जाएंगी अंदर, जो ये जो, अच्छा, जैसे ही आप दोगे टेम्परेचर के देने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी सिर्फ 770 सेल्सियस पे, आयरन के केस में सिर्फ 770 सेल्सियस पे ये जो अरेंजमेंट हुई हुई है डायपोल्स की, ये क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगी। जैसे ही रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगी तो आपके पास ये बाउंड्रीज जो होंगी वो दरमियान से वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जब बाउंड्रीज ख़त्म हो गए तो ये कैसा बिहेवियर बन गया, पैरामैग्नेटिज्म ना। तो हम यहाँ पे ये सारी कहानी लिखी हुई है कि एज वी इंक्रीज द बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म द हाईएस्ट टेम्परेचर 770, दिस अरेंजमेंट ऑफ डायपोल विल रिमेन सेम इफ टेम्परेचर इज लेस देन 770। इवन एट 760 अरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स जो होंगी सेम रहेंगी इसी तरह। जैसे ही 770 टेम्परेचर आएगा, मैग्नेटिज्म जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मैग्नेटिज्म थी ना पहले, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो थी वो ज़ीरो नहीं थी, लेकिन इस केस में मैग्नेटिज्म क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। अब मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। अब सब्सटेंस जो है उसने सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर लिया, बाउंड्रीज ख़त्म होगी। फेरोमैग्नेटिक जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में कन्वर्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें कन्वर्ट, ठीक है, जो कन्वर्ट कर रहा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, जिसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसने फेरोमैग्नेटिक को कन्वर्ट कर दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन आए तो सारी वही बातें लिखनी है। उसके बाद ये सारी समरी है कि बिलो क्यूरी पॉइंट सब्सटेंस फेरोमैग्नेट ही रहा था। जैसे ही क्यूरी पॉइंट से आपने क्या किया, अबव के 770 सेल्सियस जैसे ही आपने दिया, सब्सटेंस क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर आप देखो तो सब्सटेंस का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। सब्सटेंस चेंज हो गया फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, तो इसको हम फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।